आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए हम लोग प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बढ़ते हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। ऑप्शन है पहला 1945 के बाद से, दूसरा 1947 के बाद से, तीसरा है 1950 के बाद से और चौथा है 1960 के बाद से। आपको 960 दिख रहा है, 1960 देखेंगे, एक 1 लिखना भूल गए थे, ये छूट गया होगा मिस्टेक से। चलिए, तो आपका यहाँ सही जवाब की अगर बात कर ले तो वो हो जाएगा आपका 1945 के बाद से। ठीक है, 1945 के बाद से विश्व में शीत युद्ध की शुरुआती मानी जाती है। और ये कब तक रहती है तो आप लोग जानते हैं कि अधिकांश विद्वान इसको 90 तक मानते हैं। ऐसे तो सोवियत संघ का विघटन 91 में होगा और सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, लेकिन सब लगभग 1945 से 90 तक। चलिए, पहला के ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, सेकंड प्रश्न की अगर हम और बढ़ते हैं तो सेकंड बहुत सा प्यारा सा प्रश्न है। अब ये ध्यान से सुनेंगे। मैंने हमेशा, प्राय का मतलब हमेशा, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। आपको बताना कि शीत युद्ध का दौर जो है वो अधिकांश विद्वान मानते हैं कब से कब, 1945 से 90 या फिर 1914 से 18 या फिर 1939 से 45 या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। आपको बताना है कि अधिकांश विद्वान जो होते हैं यानी प्राय विद्वान शीत युद्ध को मानते हैं कब से कब, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। तो ये ध्यान रखेंगे, अधिकांश जो विद्वान है वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में 45 वर्षों तक लगभग जो है शीत युद्ध का दौर मानते हैं। वो 1945 से लेकर के 90। 1914-18 की बात कर ले तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है और 1939 और 45 की बात कर ले तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है। चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न की अगर बिल्कुल राइट जवाब की अगर हम बात कर ले तो ए ऑप्शन ही जो है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, ये ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। आपको ये बताना है कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था। ऑप्शन 1 आपको दिख पा रहा है, जर्मनी फ्रांस के बीच, दूसरा भारत चीन के बीच, तीसरा अमेरिका सोवियत संघ के बीच, चौथा अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो दो गुटों के बीच बताना है कि जो शीत युद्ध चला था। अभी हम लोग इस पे डिस्कस भी कर रहे हैं कि 1945 से 90 किसके किसके बीच। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगी वो हो जाएगा अमेरिका। पश्चिमी की अगर बात कर ले देश में प्रमुख अमेरिका, और पूर्वी की अगर आप बात कर ले तो उसमें था सोवियत संघ, जो 15 गणराज्य देशों को, 15 देशों को मिला करके एक गणराज्य देश का एक समूह है जिसको कहते हैं यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो पूर्व की तरफ सोवियत संघ है और पश्चिम में प्रमुख जो कंट्री है वो यूएसए है। दोनों के बीच में तानातानी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बनी कब तक, तो ये लगभग 45 वर्षों तक, 1945 से लेकर 90। सभी बातें आपको पढ़ा दिए गए हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, एक मिनट सही से पहले लगा ले। चलिए, अब प्रश्न को बढ़िया से देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यानी बाद में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो दो महाशक्तियां कौन कौन सामने उभर के आई ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 की बात कर ले तो ऑप्शन 1 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, दूसरा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको जवाब देना है फटाफट कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां कौन उभर करके आई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है तो दो महाशक्तियां निकल के जो आती है वो आपका कौन कौन सा है, तो वो आपका है एक सबसे पहला जिसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए दुनिया की पहली बड़ी महाशक्तियां है। चलिए ध्यान सुनिए, दूसरी महाशक्तियां की बात कर ले तो वो दूसरी महाशक्तियां कोई और नहीं, 15 गणराज्य देशों का एक समूह है जिसको यूएसएसआर या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सोवियत संघ। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। चलिए, अगले प्रश्न की अगर हम बढ़ते हैं तो अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न और बढ़िया प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जनाब आप। ये प्रश्न है कि सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। सोवियत संघ में समाजवादी के शासन की स्थापना कब हुई थी।
थी? ऑप्शन 1 है आपका 1917 में, दूसरा है 1922 में, तीसरा है 1925 में और चौथा है 1991 में। तो फटाफट से बताएंगे कि सोवियत संघ में समाजवादी की स्थापना कब किए हैं? अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं जी, बताइए ऐसे काम होगा? आपको लाइक को मार देना चाहिए ना, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं पीडीएफ वगैरह तैयार करा करके। चलिए अब सोवियत संघ की जब बात आती है तो ये याद रखेंगे कि 1917 में सोवियत संघ की जो है इस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ है। करने वाला कौन था? तो आपको मालूम है कि लेनिन है। हालांकि लेनिन का ये सोच नहीं, सोच का मेन जो जड़ है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स है, लेकिन कार्ल मार्क्स तो लगता था कि उनके सिद्धांत को देख करके कि जीवन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनके सपनों को कोई सच कर दिया, जमीन पे उतारा, तो वो है कौन? तो लेनिन। ठीक है, तो लेनिन के द्वारा 1917 में जो है सोवियत रूस में क्रांति होती है और सोवियत संघ की स्थापना होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 1917, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका 6वें नंबर का प्रश्न, बारीकी से देखेंगे थोड़ा सा, अब ये ध्यान रखेंगे। चलिए, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को कितने हफ्ते के बाद लगी थी, जिनकी उनकी संख्या थी? आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इशारा कर दे कि एक पश्चिमी देशों में, एक मान लो ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ, इधर यूरोप के रास्ते से अमेरिका से सटे एक देश है जिसको क्यूबा कहते, पढ़ाए थे, और यहाँ से सोवियत संघ जो है अपने पड़ोसी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरह की इकोनॉमी को फॉलो करने वाला ये कंट्री क्यूबा है और जो कि अमेरिका के पास में है। तो ये अपने पड़ोसी कंट्री जो है ना, इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है, ध्यान से एक मिनट कलर चेंज कर ले, इसका नाम है क्यूबा। और ये क्यूबा के पास जो मिसाइल भेज रहा था, तो इसकी भनक अमेरिका को कब लगा कि सोवियत संघ ने हमारे पड़ोसी मुल्क के पास में अपना मिसाइल भेज रहा है? इसकी भनक आपको बताना है। अब ऑप्शन आपके सामने है कि 3 माह, 13 या फिर 23 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो ये बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले तो ये हो जाएगा। इस बात की खबर आपको पढ़ाए थे हम कि 3 हफ्ते बाद पता चलता है, यानी 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल 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 सर क्या है? तो सही है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता जिस नेता के हाथों में था, ध्यान सुनेंगे, सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था, उसका नाम आपको बताना है कि जब कोल्ड वार के टाइम पे, याद रखेंगे शीत युद्ध के समय, जो एक 1962 की बात आपको पढ़ाए थे, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में, तो इस समय नेता पूछ रहा है किसका भाई? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का लीडर्स कौन था या उनका नेतृत्व किसके हाथों में था, ये बताना। ऑप्शन 1 है आपका कि फिदेल कास्ट्रो, दूसरा है निकिता खुश्चेव, तीसरा है स्टालिन और चौथा है गोर्बाचेव यानी वही मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए फटाफट से बताएंगे कि ये क्यूबा मिसाइल संकट के समय में सोवियत संघ के नेतृत्व किस नेता के हाथ में था? तो यहाँ 7 नंबर प्रश्न के बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे याद रखेंगे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, चलिए इस सोवियत संघ के नेता थे। जबकि अमेरिका नेता की बात कर ले तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, तो और क्यूबा की बात कर ले, क्यूबा में ही मिसाइल रखी जा रही थी, तो क्यूबा में जो राष्ट्रपति थे वो है फिदेल कास्ट्रो। ठीक है, चलिए तो इस तीनों की बात आपको बताते चल रहे हैं ताकि एक बार अगर भूल गए होंगे पढ़ने के बावजूद भी तो याद रहे। अब बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन 1 है आपके सामने 1943, 1944, 1945, 1946। आपको फटाफट से बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था। जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे वीडियो के बाद में। चलिए एक ध्यान से सुनेंगे। तो हिरोशिमा और नागासाकी की बात कर ले तो ये दोनों जगह पे बम 1945 में ही गिराई गई थी अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, सभी बात आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये हिरोशिमा अलग जगह है, नागासाकी अलग है, दोनों पर अलग अलग दिन जो है वो परमाणु बम गिराए गए थे। और छोटी इकाई के रूप में अगर आपसे पूछ दिया जाए कोई डेट तो ये याद रखेंगे, पहले गिरा था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिरा था 9 अगस्त को। तो 9 तो नागासाकी और बच गया इससे 3 दिन पहले तो 6। इसमें बात कर ले तो अमेरिका जो है वो अलग अलग परमाणु बम का प्रयोग किया था। पहली बार जो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, उस समय में अमेरिका का जो परमाणु बम था, जो भी आप कर लें, तो वो याद रखेंगे 15 केजी टन का था। इसके बाद दूसरी बार में जो परमाणु का इस्तेमाल किया 9 अगस्त को कि ये तो छोटका है, अभी बड़का मारेंगे, फैट हुआ है, इस समय में जो परमाणु टन का यूज किया गया था वो था आपका लगभग 21 केजी टन का। ठीक है, तो इन सारी जानकारी को लेकर के चलेंगे ताकि सवाल किसी तरह से अगर टोर मेमोर की सबसे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 8 का बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले नंबर प्रश्न की संख्या पर अगर हम देखें, ध्यान से देखेंगे तो अगला बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, ये ध्यान से देखें कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई। सोवियत संघ जो है वो बर्लिन की नाकेबंदी कब किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 की बात कर ले तो ऑप्शन 1 है 1948, दूसरा 1950, तीसरा 1952 और चौथा 1956। फटाफट से जवाब आपको देना है। तो बिल्कुल सही जो जवाब कर ले, देखिए सोवियत संघ जो है ना बर्लिन की नाकेबंदी कर लिया था, और नाकेबंदी करने के बाद में 1961 में जो है कि बर्लिन का में दीवार भी बनाएगा 150 किलोमीटर, जो कि आपको चैप्टर के अंदर में पढ़ा दी गई। लेकिन ये बर्लिन शहर की नाकेबंदी ये कब कर रहा है सोवियत संघ, ये ध्यान रखेंगे। तो एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग बात कर ले तो 1947 ही होता है, लेकिन आपको इस तरह के सवाल में 47 नहीं दिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे 1948 बिल्कुल सही, एकदम जवाब सही है, ये ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा 1948। ठीक है, सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन में क्या किया गया था, तो बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई थी। ठीक है, चलिए तो 9वां की ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो ये 10वां नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा एकदम लॉन्ग टाइप का आपको मिलेगा, घबराना नहीं। ऐसे अगर बड़े प्रश्न भी मिल जाए तो केवल आप बढ़िया से देखते चलेंगे, इसको भारी कुछ होता ही नहीं है, यही मन में रखेंगे पढ़ते क्रम में। अब ये नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाटो की जो स्थापना हुई थी आपको बताए थे, जानकारी के लिए फिर से एक बार बता दें, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो एक सैन्य गुट है, और किसका सैन्य गुट है ये नाटो, तो ये यूएसए का, अमेरिका का सैन्य गुट है। ठीक है, अब इसकी जब स्थापना हो रहा था मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, दूसरा है अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, तीसरा है पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, और चौथा है दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना। जल्दी से फटाफट से बताएंगे क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले, अमेरिका नाटो नामक सैन्य गुट इसलिए ही बना रहा है ताकि जो भी बीच में ये मान लो यूरोप है और इधर मान लो एशिया का भाग है, और बहुत सारे कंट्रियां यूरो एशिया का जो ये भाग है जिसमें रूस का खास करके बड़ा भाग वो यूरोप से देश से सटा हुआ है, और ये जो आपका यूरोप है इसके पश्चिमी वाला जो भाग है जैसे जर्मन वगैरह ये सभी है वो इसी के प्रभाव में है, सॉरी पूर्वी वाला भाग इसी के प्रभाव में है। तो ये पश्चिमी जो भाग आप देख रहे हैं ये भी कहीं इसी के प्रभाव में न चल जाए, तो इसी के लिए याद रखेंगे एक अमेरिका के द्वारा यानी इसके द्वारा सैन्य गुट की स्थापना की जा रही है ताकि इन सभी को कहीं ना कहीं अपने में ले लेना। और इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनसीईआरटी के अनुसार 1947 और ऐसे पूछे जाएंगे आपसे 1948 में अमेरिका ने एक मार्शल योजना भी चला दिया है ताकि पश्चिमी देश की आर्थिक सहायता करना, चूंकि पश्चिमी देश अमेरिका के साथ में था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, तो इनको एक आर्थिक रूप से सपोर्ट देना। और 1949 में जब नाटो इसके सैन्य गुट आई तो ये कहीं ना कहीं इसी के प्रभाव में चला गया। तो ये याद रखेंगे बिल्कुल सही जो जवाब की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था। तो 10वें के एकदम सही जवाब की बात कर ले तो बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को अगर हम देखें तो एक बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने आ गया जी कि नाटो के स्थापना के समय सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। नाटो के स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। 12 देश, 15 देश, 10 देश या फिर 5 देश। बताइए नाटो की जब स्थापना हुई थी, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, और उस समय अगर देशों की अगर हम बात कर ले तो 12 ही देश सही होगा, याद रखेंगे। उससे पहले बताए थे कि 5 देशों का अपना एक समूह चलता था, और जब अमेरिका इसमें शामिल हो गया, इसको नाटो नाम दिया, तो इसमें क्या हुआ कि 7 देश और मिल गए, तो टोटल कंट्रीज जो थे वो 12 कंट्री थे। 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना फाइनली हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 11 के ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न की ओर, और 12 नंबर प्रश्न है सर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। सेम प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न पहले भी हम आपको दिए, तो घबराने वाली बातें नहीं है। यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो निकिता क्रुश्चेव है, पहले भी आपको बता दिए थे, तो 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम 13 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 13 नंबर प्रश्न है, देखिए अभी इस प्रश्न पे शायद चर्चा किए होंगे, अगर आपको याद होगा तो आराम से बना पाएंगे। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। 1945, 1946, 1947 समझिएगा, 1948, ये जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे आपको ये मिस्टेक है, इसको आपको समझना नहीं। तो ये आपको बताना है मार्शल योजना जो है वो कब आया, ये आपको जानकारी जल्दी से देना है फटाफट। तो 13 नंबर प्रश्न का फटाफट देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1947 में ही मार्शल योजना ही, लेकिन आपको याद रखना 1948 ही बनाना है, 1948 ही आंसर की भी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखें, अब धीरे धीरे लास्ट ही है, बाकी हम ऐसे तो 35 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। 35 अगर कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ आपको इस चैप्टर से आने वाले नहीं है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो सभी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बाकी के जो अगले वीडियो सीरीज जब लाएंगे हम आपको उसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे। अभी 15 क्वेश्चन तक इसमें कराएंगे, तो 1 मिनट 14 क्वेश्चन अभी चल रहा है।
तो 14 क्वेश्चन है आपका कि मार्शल योजना क्या थी। आपसे मार्शल योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही कर दिया जा रहा है कि भाई मार्शल योजना जो है क्या, ये नोट्स कैसे खुलिए जी, मार्शल योजना क्या था, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए, तो ये 14 नंबर प्रश्न है कि मार्शल योजना क्या थी। ऑप्शन है आपके सामने कि यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ऑप्शन 1। दूसरा है सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध। तीसरा है अमेरिका में आतंकवादियों के संपत्ति के लिए योजना। चौथा है साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। तो फटाफट से बताएंगे। यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब की अगर हम बात कर ले तो वो हो जाएगा मार्शल योजना क्या थी, ये आपको बताना है। तो मार्शल योजना की हम अगर बात कर ले कि क्या थी तो ये याद रखेंगे सर, पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्सहायता। लेकिन यूरोप में आप याद रखेंगे कि पश्चिमी यूरोप ही होगा, केवल यूरोप सही नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी यूरोप के लगभग कुछ देश जो थे वो सोवियत प्रभाव में थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी यूरोप के देशों को जैसे कि निर्माण के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको लॉस हुआ था, तो अमेरिका एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है कि आप पैसे हमसे लो और अपनी स्थिति को ठीक कर लो। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसीलिए बढ़िया से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। आपको नाटो से संबंधित सही विकल्प को चूज करना है। तो पहले विकल्प है आपके सामने उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, दूसरा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तीसरा है उत्तरी अमेरिका आतंक निरोध संगठन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नाटो का पूरा नाम आपको बताए थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संगठन कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल 15 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ये ध्यान रखेंगे, 15 का बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आपके सामने 15 प्रश्न। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप पहले नहीं पढ़े होंगे या फिर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन इंप्रूवमेंट के साथ हम इस चीज को पढ़े, एक एक चीज दिमाग में एकदम छप ही जाए, याद रहे हमेशा, तो इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे 12th क्लास के पॉलिटिकल में 3 वीडियो लेक्चर्स आपको इस फर्स्ट चैप्टर के मिलेंगे, उसको आप देख लेंगे और बाकी इंतजार करिए। फिर आपको अगले दिन आपको इसका सेकंड पार्ट्स मिल जाएगा, एक पार्ट और ऑब्जेक्टिव का देख लेंगे, उसके बाद जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें, यदि आप नोट्स चाहते हैं हमसे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, होम साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह हो, इन सभी आर्ट्स में किसी भी प्रकार के आपको पेपर के अगर नोट्स चाहिए तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको बेहतरीन ढंग से एकदम हैंड राइटिंग नोट्स देंगे, जिससे इस तरह के आप देख सकते हैं ये आपका पॉलिटिकल का नोट्स हमारे द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें सभी चीजों को बारीकी से लिखा गया है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव को ऐड करना हो तो उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, अब सभी चीज को हम दिखा नहीं सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।